बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में कि हर मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकता, हर मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐड सिर्फ वही मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी थी। वो क्या प्रॉपर्टी थी कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी यही केस है कि आपका हर मैट्रिक्स जो भी गिवन है वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना जरूरी है, क्या रूल है जो सेटिस्फाई होगा तो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकेंगे। तो हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट समझा दूं कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में देखा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर a प्लस बी हो रहा है तो b प्लस ए भी हो जाएगा और उसका आंसर भी इक्वल आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में पहली बात तो ये याद रख लें कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। a b इज नॉट इक्वल टू b a। और बाज दफा तो ये भी हो जाता है कि अगर a b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b a से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता। उसकी वजह क्या है, एक पॉइंट आपने याद रखना है, क्या कि दो मैट्रिसेस जो हैं, जाहिर है मल्टीप्लाई करना है तो कोई से दो मैट्रिसेस तो होने चाहिए ना। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर इक्वल होंगी, दोबारा सुन लें जी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए का मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज अगर आपस में इक्वल होंगी तो ही मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होंगे, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। अब ये नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज क्या है ये आपको याद होगा। सबसे पहला लेक्चर हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड था। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में आपको पता है हम सबसे पहले क्या बताते हैं, रोज बताते हैं, उसके बाद हम क्या बताते हैं, कॉलम्स बताते हैं। अगर आपको ये पॉइंट भूल जाता है तो कोई मसला नहीं, आप इसको छोड़ दें। आपने करना क्या है, सिर्फ दो मैट्रिसेस जो गिवन होंगे ना, आपने उनका ऑर्डर आमने सामने लिख लेना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 2/3 और दूसरा मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर है जी 3/4। मिसाल के तौर पर अपने से कोई एक मैट्रिक्स मैंने लिया और उसका ऑर्डर ये है। तो अगर ये सेंटर वाली वैल्यूज सेम होंगी ना तो इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आपने ये चीज सोचनी नहीं है, बस जो दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है आपने उन दोनों के ऑर्डर्स बिल्कुल आमने सामने लिख लेने। और अगर ये दरमियान वाली वैल्यू सेम होंगी तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये याद रखिएगा कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सबसे पहला काम क्या है कि हम चेक करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। बिना वजह मल्टीप्लाई नहीं कर देना, सबसे पहले देखना है। तो देखने का तरीका क्या, दोनों के ऑर्डर्स को बिल्कुल आमने सामने लिख देंगे। तो अगर ये और ये दरमियान वाली वैल्यूज अगर सेम होंगी तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखेंगे वही चीज बन रही है। नंबर ऑफ कॉलम्स देखें, पहले हम बताते हैं रोज, बाद में बताते हैं कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ये आपकी रोज हैं। तो ये वही चीज बन रही है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर आमने सामने लिखें और अगर ये दो वैल्यूज सेंटर वाली सेम होंगी तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। फिर जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑब्वियसली कोई आंसर भी तो आएगा ना, और जो आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। ये जो दरमियान वाली वैल्यूज हैं, यहां से हमें ये पता चलेगा कि हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो एंड पर वैल्यूज लिखी हुई है ना, जैसे यहां से क्या बच गया 2 बच गया, यहां से क्या बच गया 4 बच गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एक 2/3 है और एक 3/4 है, जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो जो मेरा आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 2/4। ये पॉइंट आपने याद रखना है। इंशाल्लाह ताला जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना मल्टीप्लिकेशन के तो हम उसमें ये चीज चेक भी किया करेंगे। ठीक है जी। तो दरमियान वाले पॉइंट्स हमें ये बताएंगे कि आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। आखिर वाले पॉइंट्स हमें यह बताएंगे कि आपके आंसर का ऑर्डर क्या होगा। तो आइए जी अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ आपने बताना है। जैसे कि हमने पहले देखा कि पहले हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते नहीं थे, बल्कि हम सिर्फ पहले बताते थे पहले क्वेश्चन में कि ये ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए ऐड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें वो कहेगा इसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं। तो मल्टीप्लाई करके दिखाने से पहले जरूरी ये है कि देखना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें आपने मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ आपने बताना है कि हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मैं आपको इसमें यह भी रिकमेंड करूंगा कि आप बेहतर है कि अगर हो रहे हैं तो उसकी वजह भी बता दें, और अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे उसकी वजह भी बता दें। तो आइए चेक करते हैं। देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है
2/2। ये मैंने पॉइंट आपको भी बताया ना कि दोनों का ऑर्डर आपने आमने सामने लिखे हैं। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1। तो ये देखिए ये वाली वैल्यू सेम आ गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। तो नीचे आप क्या लिख देंगे एज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ second matrix, therefore multiplication is possible। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम चेक करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। बस ये पॉइंट आपने लिख दें। अगर आपकी ये दो वैल्यू सेम नहीं आती तो आप क्या लिख देंगे एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में हमने सिर्फ यही काम करना है। आइए जी अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें क्या है जी 2/2। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब ये दो वैल्यू सेम आ गई, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम नीचे क्या लिख देंगे एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। क्योंकि यहां पर हमने मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ हमने ये बताना है, तो इसलिए सिर्फ इतना ही आंसर काफी है। वरना तो आपकी बुक में ये लिखा हुआ है सिर्फ यस और नो, ये बताया हुआ कि कौन कौन से मैट्रिक्स पॉसिबल हैं और कौन से मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्रॉपर एक आंसर दें, वजह भी बताएं कि अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ये सिर्फ आप अगर इसमें बता देंगे तो आपका आंसर जरा ज्यादा ऑथेंटिक हो जाएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका आंसर क्या आएगा, यहां से ये वाली बच गई, यहां से ये वाली वैल्यू बच गई, आंसर क्या आएगा 2/2। तो करना नहीं है, इंशाल्लाह जब हम करेंगे तो हम ये चीज उसमें चेक भी कर लेंगे। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, सिंपल यही वाला पॉइंट हम इसमें यहां पर भी लिख देंगे, ये आप खुद लिख लीजिएगा। पार्ट नंबर 3 में आ जाए। पार्ट नंबर 3 में देखें जी, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी 2/1, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। तो चेक करें जी पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स, क्योंकि ये रोज हैं ये कॉलम्स हैं, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, दूसरे मैट्रिक्स की ये रोज हैं ये कॉलम्स हैं। पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज के इक्वल नहीं। तो कंडीशन क्या थी, इफ द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो मैंने आपको आसान तरीका ये बताया कि दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर आमने सामने लिखें और सेंटर वाली वैल्यूज चेक कर लें सेम है या नहीं। आपने ये सोचना ही नहीं है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ आमने सामने देखें। अब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर मैं आपको एक नॉट जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, एक मैं वो भी लिख के बता देता हूँ, एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, इज नॉट इक्वल टू का ये निशान है। आप अगर पूरा इक्वल टू लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, इज नॉट इक्वल टू पूरा लिखना चाहें तो वो भी लिख लें, ये लिखना चाहें इस तरह लिख लें, एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू। देखा ना आपने, इक्वल नहीं है, कॉलम 1 रोज 2, इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर इस वजह से मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ले जी, ये आपका पार्ट नंबर 3 हो गया जी। पार्ट नंबर 4 पर आ जाए। पार्ट नंबर 4 में पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 2 3, 3 रोज 1 2 कॉलम्स, आपका इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी रिपीट हो गया। दूसरे मैट्रिक्स का जी 1 2 और कॉलम्स 1 2 3, सेंटर वाली वैल्यूज क्या आ गई, सेम आ गई। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल होने का मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, ये वाला आंसर लिख देंगे, एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। यहां पर अब आपने खुद लिख लेना। जी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट करते हैं। इसमें देखें जी फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2, 3/2। ये मैट्रिक्स भी मल्टीप्लिकेशन के लिए पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स।
तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, ये पार्ट नंबर 1 वाली सारी की सारी स्टेटमेंट जो है एज इट इज आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 आगे पूरी एक्सरसाइज की बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि सबसे पहला काम यही होता है कि हमने चेक करना है कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, मैं बिना वजह मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्वेश्चन सारा गलत हो जाएगा। तो बाज़ दफ़ा पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर पता क्या होता है, सिर्फ ये आंसर होता है कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या समझते हैं कि यार मल्टीप्लिकेशन के लिए आ गया ना, बस जोर जबरदस्ती करके हमने मल्टीप्लाई करना ही करना। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहला काम, सबसे जरूरी काम ये है कि कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने लगे तो देखना है कि भाई जो मैट्रिसेस मुझे ऐड करने के लिए दिए हैं वो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, जो मैट्रिसेस मुझे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए दिए हैं वो हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। सबसे पहले देखना है कि जो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए दिए हैं वो कंफर्टेबल हैं आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर हैं तो फिर अब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब अगला काम हमारा ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो इंशाल्लाह भी हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। ले जी प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ a इक्वल्स टू 3 0 -1 2 एंड b इक्वल्स टू 6 5 देन फाइंड a b b a। अब इन क्वेश्चंस में हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम सिर्फ ये बताते थे कि कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इसमें हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो मैट्रिसेस दिए ना, ये बहुत बेसिक से और बहुत छोटे मैट्रिसेस हैं। इसमें काफी हद तक पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम थोड़े से बड़े मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, आपको असल समझ वहां पर आएगी कि छोटे छोटे जो की पॉइंट्स हैं ना, बिल्कुल बारीकियां, वो आपको वहां पर पता चलेंगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है वो आपको यहां पर ही पता चल जाएगा। अब आपने एक पॉइंट अगर गौर किया हो तो सेकंड पार्ट के आगे लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। क्या मतलब है इसका? इफ पॉसिबल का मतलब प्यारे बच्चों ये है कि भाई जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। अगर पॉसिबल है तो कर दो, नहीं है तो बता दो कि भाई पॉसिबल नहीं है। जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। तो आपने देखा होगा ना, पहले जब हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करते थे तो बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है। तो अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन। और सेम वही तरीका है कि हम लोग पहले वो मैट्रिक्स लिखेंगे जिस मैट्रिक्स का पहले नाम होगा। ए बी है ना, तो यहां पर लिखा ए बी इज इक्वल टू पहले कौन सा मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि पहले ए मैट्रिक्स का नाम है। सीक्वेंस वही रहेगी 3 -1 0 2 और साथ आ गया जी बी मैट्रिक्स 6 एंड 5। अब हमने करना मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले क्या देखना है कि भाई मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं है। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/1। ये सेंटर वाली वैल्यू सेम है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया कि हमारा जो आंसर होगा ना उसका ऑर्डर क्या होगा 2/1। ये हमें सॉल्व करने से पहले ही पता चल गया। अब हम सॉल्व करके चेक करते हैं वाकई 2/1 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। सेंटर वाली वैल्यूज आपको ये बताएंगी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और एक्सट्रीम वैल्यूज आपको ये बताएंगी कि जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। इसमें एक मैट्रिक्स के कॉलम्स और एक मैट्रिक्स की रोज ही क्यों देख रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमने हमेशा रोज को मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम से। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, अगर मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखूं यहां पर 3 -1 0 एंड 2, यहां पर मैं इस वजह से दोबारा लिख के बता रहा हूं कि हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस देख लें। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हम क्या करते थे, पहली वैल्यू को पहली से, दूसरी वैल्यू को, यहां पर तो दूसरी वैल्यू है ही नहीं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है, तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, पहले मैट्रिक्स की रोज दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करती हैं। तो क्या करेंगे जी, पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर एक ही कॉलम है। तो आपने करना क्या होता है, पहले मैट्रिक्स की रो पकड़ के दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब क्या बन गया कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। 100 कॉलम भी होंगे तो पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर क्योंकि एक ही कॉलम है तो ओके। अब स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। 3 × 6 करें तो आंसर आता है 18। आपने डायरेक्ट 18 नहीं लिखना, इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको लिख के बताता हूं तो आपको पता चल जाएगा। 3 × 6 आगे हमेशा साइन लगेगा प्लस का। जब आप एक रो और एक कॉलम को ट्रीट कर रहे हैं ना, तो एक एक वैल्यू का पेयर बनाते रहेंगे और हमेशा साथ प्लस का साइन लगाते रहेंगे। ठीक है जी। 3 × 6 किया, उसको एक ब्रैकेट में बंद कर, लिखने में, देखने में और आगे सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। 3 × 6 किया, एक पेयर बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट लगा दी, प्लस का साइन। अभी एक रो ही चल रही है तो प्लस का साइन लगेगा। 0 × 5। टेल को टेल के साथ करेंगे, हेड को हेड के साथ, टेल को टेल से, हेड को हेड से।
क्योंकि अब यहां पर आगे कोई कॉलम नहीं है तो यही वाला काम हम क्या करेंगे, अब सेकंड रो पर आ जाएंगे। अब डायरेक्ट क्यों नहीं करना था मल्टीप्लाई, जब मैं ये सेकंड रो फिल करूंगा ना आपको खुद पता चल जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 6, यहां पर भी वही काम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फिफ्थ कॉलम। मतलब पहले मैट्रिक्स की एक रो पकड़ के दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर पहले मैट्रिक्स की जब आप पहली रो को पकड़ के दूसरे मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद वही काम आपने दूसरी रो के साथ करना है कि दूसरी रो पकड़ लेनी है और सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तीसरी रो पकड़ लेनी है, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इसकी पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पर कोई और कॉलम नहीं है तो हम दूसरी रो पर आ गए। -1 मल्टीप्लाई बाय 6, काम वही रहेगा, टेल को टेल से, हेड को हेड से। -1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपको मैंने डायरेक्ट आंसर लिखने से क्यों मना किया, क्योंकि अगर आप ये वाला स्टेप कर लेंगे तो आप इसमें अपनी गलती खुद पकड़ सकते हैं। वो कैसे कि अगर आपकी कहीं पर मिस्टेक होगी ना तो आपको कैसे पता चलेगा, हर ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू, ऊपर और नीचे वाली हर ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू बिल्कुल सेम हुआ करेगी। यहां पर भी देखें, इसी ब्रैकेट के नीचे वाली ब्रैकेट जो है, दोनों की सेकंड वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। अगर आप डायरेक्ट 18 लिख देंगे तो आप ये वाली गलती पकड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि बाज दफा इन क्वेश्चन में आप जब सॉल्व करेंगे ना क्वेश्चन, तो आपको ये बात तब समझ आ जाएगी कि ये इन क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन में ना इस तरह की मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाती है कि हम बाज दफा 3 को 6 से करना तो हम 3 को गलती से 5 से कर देते हैं, या 0 को 6 से, एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो गया, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये स्टेप जरूर करें, ताकि इस स्टेप में आप गलती अगर हो तो पकड़ लें, क्योंकि अगर ये स्टेप ही गलत हो गया तो आगे वाला सारा गलत हो जाएगा। फिर आगे आप ये भी चीजें देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट आगे बहुत सी जगह पर यूज होना है, तो अगर इनका प्रोडक्ट गलत होगा तो ये वाला जहां जहां पर आंसर यूज हो रहा होगा सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेप जरूर किया करें, एक स्टेप ही ज्यादा करना पड़ेगा लेकिन आपका क्वेश्चन कम से कम गलत नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 18 प्लस 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 6 मल्टीप्लाई -1 इज -6 प्लस 2 इंटू 5 इज 10। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा जी, 18 प्लस 0 इज 18, -6 प्लस 10 इज 4। ये आपका आंसर आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां से हमें पता चल जाता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आंसर का ऑर्डर क्या होना चाहिए था, 2/1। जो बच जाती हैं वैल्यूज, सेंटर वाली वैल्यूज बताती हैं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एक्सट्रीम वैल्यूज बताती हैं कि ऑर्डर क्या आएगा आंसर का, यहां से 2 यहां से 1, 2/1। तो चेक करें 2/1। तो यही चीज मैंने आपको पहले बता दी थी, आप सॉल्व करने से पहले भी बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा। ये बाज़ दफा एमसीक्यूज में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं कि अगर आपका एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस r, तो आपके आंसर का ऑर्डर क्या आएगा। ये देखें ये सेम है, यहां से हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आंसर का ऑर्डर क्या होगा m और r। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है बी ए, तो सेम इसी तरीके से हम मैट्रिसेस लिखेंगे। यहां पर आ जाएगा बी और यहां पर आ जाएगा ए, और पहले बी है तो पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे 6 एंड 5। उसके बाद ए है तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स आपके सामने बोर्ड पर मेंशन है 3 -1 0 एंड 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, सबसे पहला काम देखेंगे कि बच्चों मल्टीप्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही। तो देखें जी, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/1। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/2, 2/2। सेंटर वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां से ये चीज भी साबित हो गई कि अगर ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि बी और ए भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। ए बी पॉसिबल था, आंसर भी आया, इसी को उल्टा कर दिया, बी ए पॉसिबल ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रही, तो आंसर ही नहीं आएगा। तो नीचे हम क्या लिख देंगे, एज नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहां पर फर्स्ट सेकंड नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मैट्रिक्स नेम के साथ गिवन है, तो हम उनके नेम यूज करेंगे। एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स। अब यहां पर हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, बी, जो पहले लिखा हुआ फर्स्ट मैट्रिक्स। एज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए मैट्रिक्स। Therefore, multiplication is not possible। ये सेम वही स्टेटमेंट है जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में
स्टेटमेंट्स यूज की थी। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो अच्छे तरीके से आपको समझ आ गए होंगे।